है। आज एक इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार यह बताए कि क्यों आज कोविड के पश्चात 2 साल हो गए महिला का पार्टिसिपेशन आज लेबर फोर्स में घटता हुआ क्यों आ रहा है। आज का आप इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड देख लीजिए, आज सैलरीड सेक्टर्स में भी वुमेन का जो सैलरी है कंपेयर टू मेन इज फार लेस। देयर इज अ ह्यूज जेंडर गैप दैट इज हैपनिंग एंड दैट शुड वरी अस, because we want our Indian women to be empowered financially, socially and politically. And it pains and disturbs us that irrespective of whether a woman is working on a field or on a mine or in a company, that she is discriminated against and she is not getting fair wages, she is not getting equal wages. And therefore we see a greater income inequality that is taking place. Women are facing the greatest brunt of income inequality. And this is a very disturbing fact for India. Even the United Nations Developing Program, UNDP, have said that in India, the top 10% hold 57% of the national income. The top 10% hold 15% of the national wealth. तो जबकि 10% आबादी के पास ही 50% नेशनल इनकम है, लगभग 15% नेशनल वेल्थ है, तो यही हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ तो रही है, लेकिन जो फल है, जो वास्तविक में अच्छे दिन आ रहे हैं, वो अच्छे दिन सिर्फ देश के कुछ 10% लोगों के लिए आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों के लिए आज भी वो सरकार के जो अनाज दे रहे हैं, वो सरकार के फ्री अनाज पर निर्भर है। हम बात करते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन आज भी हमको 80 करोड़ आबादी को हमको फ्री राशन देना पड़ता है, नहीं तो वो भूख मरी कि वहां पे आज वो समस्या वो झेलेंगे। तो ये देश की सच्चाई है, इससे हमें भागना नहीं चाहिए और साथ ही साथ इस देश की सच्चाई को हमको कबूल करना चाहिए, ना कि बार बार राजनीति में हम बार ये सरकार अपना सीना ठोकती है कि कहते हमने फ्री अनाज दिया, लेकिन फ्री अनाज किस एक्ट के जरिए? वो फ्री अनाज जो दे रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो यूपीए के दौरान वो पारित हो गया है, उस एक्ट के द्वारा आज फ्री राशन दिया जा रहा है। ये सरकार बार बार जैम ट्रिनिटी की बात करती है, ये सरकार बार बार यूपीआई की बात करती है। यूपीआई और जैम ट्रिनिटी के जो 2 मूल पहलू हैं, आधार, वो भी यूपीए के दौरान वो पूरा ढांचा वो बनाया गया। मोबाइल, लोगों के हाथ में मोबाइल, वो भी यूपीए के समय के दौरान लोगों के हाथों में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, चीप डेटा वो हो गया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये सरकार कबूल करे कि ये जो प्रगति है उसमें सारे सरकारों की भूमिका है। ये सरकार अपने जो देश का जो इतिहास है, उस देश के इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश ना करे, या अब देश के इतिहास को सिर्फ अपने राजनीतिक ढंग से, ढांचे से सोचने का ये कोशिश ना करे। सर, बहुत से प्रश्न इस जीडीपी में हम चाहते हैं कि अब हमारी सरकार यहाँ पे बोले कि ये यहाँ पे आज भी हमारा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है, वो चाहे एग्रीकल्चर हो या चाहे ट्रेड, होटल्स एंड कम्युनिकेशन हो, इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुए। और ये हमारे लेबर इंटेंसिव यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। आज लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है, उनकी वास्तविक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार बताएं कि एग्रीकल्चर और ट्रेड, होटल्स, कम्युनिकेशन, अपैरल, लेदर, टेक्सटाइल, ऐसे क्षेत्रों में जहां पे ज्यादातर लोग काम करते हैं, उसको बढ़ोतरी देने के लिए, ताकि लोगों को रोजगार मिले, क्या करेंगे? लोगों के वेतन बढ़े, उसके लिए क्या करेंगे? चलो, मान भी लिया इस सरकार की बात, मान भी लिया कि देश आज बहुत तरक्की कर रहा है, मान भी लिया कि आज देश का जीडीपी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया है, मान भी लिया कि आज हमारा देश 5% जो 5वें नंबर के स्थान पे है और कुछ सालों के बाद 30वें नंबर स्थान पे है, कि देश की आर्थिक व्यवस्था अगर हम सरकार के मंत्रियों की बात सुने तो बहुत अच्छी है। तो मेरा प्रश्न यही है इस सरकार से कि अगर देश की आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी है, तो आज हमारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल के प्राइस घटे क्यों नहीं है? आज पूरे दुनिया में ऑयल प्राइसेस घट चुके हैं। आज हमारे पेट्रोलियम मंत्री बोलते हैं कि हम लगभग 40 देशों से तेल ले रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं कि हमारी सरकार रशिया से चीप ऑयल ले रही है। तो जब हम ये चीप ऑयल ले रहे हैं, जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड ऑयल सप्लायर्स है, तो ये पूरा का पूरा बेनिफिट हम कंज्यूमर को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों पहले की तरह हम 70 रुपए और 60 रुपए का तेल हम क्यों नहीं कर पा रहे?
अगर हमारी आर्थिक अवस्था इतनी ही अच्छी है तो मैं इस सरकार से गारंटी मांगूंगा कि आज के इस सालों में जो शुरुआत में हमने इन्फ्लेशन देखा, दूध के दामों में जो इन्फ्लेशन देखा, टमाटर के दाम में जो इन्फ्लेशन देखा, इस साल में नहीं होगा। आज भी ये सरकार कह रही है कि इन्फ्लेशन हो सकता है, तो ये किस प्रकार का काम कर रही है ये सरकार? ये सरकार आज ग्राहकों के लिए आज काम नहीं कर पा रही। ये सरकार बहुत दुख से मैं कहता हूं कि बहुत चंद कंपनियों के लिए काम कर रही है। और यही डेप्यूटी गवर्नर, फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर विराल आचार्य ने अपने पेपर में उल्लेखित किया है कि देश की जो आर्थिक अवस्था है ठीक नहीं हो रही है, सारा एक कार्टेलाइजेशन, एक मोनोपोली बन रही है। अगर आप बड़े बड़े इंडस्ट्री सेक्टर्स में देखेंगे तो हर सेक्टर में वो 3-4 बिजनेस डोमिनेट कर रहे हैं, वो चाहे एविएशन हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे मेटल्स हो। तो कितनी अफसोस की बात है कि पूरा जो हमारा इकोनॉमिक ढांचा है वो ये कुछ कंपनीज जो डोमिनेट कर रही है, कार्टेलाइजेशन हो रहा है, मोनोपोली हो रही है, उनके आधार पर चल रही है, जिसके कारण हमारी देश की जो आर्थिक जो हमारी रेगुलेटर्स है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही। एक मैं वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कुछ कंपनियों को नोटिस भेजा था कि आप इंडोनेशिया से कोयला बहुत कम दाम में लाते हो और भारत में आके उस दाम को आप बढ़ा देते हो, ये क्यों हो रहा है? इसके लिए कागज मांगे थे, लेकिन आज तक वो विभिन्न कंपनियों ने अपने कागज DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को नहीं दिया। तो ये हम जानना चाहते हैं, क्या ये सरकार बड़े बड़े कंपनियों की तहकीकात करने से डरती है? क्या ये बड़े बड़े कंपनियों की इन्वेस्टिगेशन करने से डरती है? क्यों ये अपने जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा सेबी को कि आप एक विशेष कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करें? क्यों इस अवस्था तक हम पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा? तो ये मैं बहुत अफसोस की बात है। धन्यवाद सर, बस 2-3 मिनट और। तो बहुत अफसोस की बात है कि जहां पे हमें ग्राहकों को सुरक्षित करना है, किसानों को सुरक्षित करना है, श्रमिकों को सुरक्षित करना है, ये सरकार विशेष कंपनियों को सुरक्षित करिए। और विशेष 1-2 कंपनी जिसका नाम पूरा सब जानते हैं, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बवाल बच जाएगा, क्योंकि सरकार आज देश की नहीं है, वो उस कंपनी की चल रही है। तो सर, मैं यही आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी सरकार को देश के हमारे श्रमिकों ने चुना, मजदूरों ने चुना, ट्रक ड्राइवरों ने चुना, घर में काम करने वाले लोगों ने चुना, मैकेनिकों ने चुना, क्राफ्ट्समैन ने चुना, दुकानदार ने चुना, उनके लिए हमें आज सोचना चाहिए। आज हमारे गिग वर्कर्स, हम गिग इकोनॉमी की बात तो करते हैं, लेकिन गिग वर्कर्स के लिए हमने कौन सी सुरक्षा लाई है? हमारे कोविड के समय हमारी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भरपूर काम किया। आप डॉक्टर हैं, आप खुद जानते हैं कि आशा कर्मी हमारे देश में स्वास्थ्य का जागरण करने के लिए, जन जागरण करने के लिए कितनी अहम भूमिका होती है। लेकिन आशा कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी आज हर प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि हमें मदद चाहिए, आप उनको मदद नहीं कर पा रहे। सर, लास्ट में मैं कंक्लूड बस मैं यही करना चाहूंगा कि आज भी हमें उन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए। टी, कॉटन, रबर, स्पाइसेस, विशेष रूप से मैं टी का उल्लेख करना चाहूंगा कि आज असम, जहां से मैं आता हूं, हमारी असम की चाय बहुत ही मशहूर है, लेकिन विदेश से, विशेष रूप से नेपाल से जो हम चाय की पत्तियां आयात कर रही हैं, उससे असम टी का ब्रांड खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप नेपाल से ये इलीगल इंपोर्टेड टी को, ये जो बिजनेस एक स्कैम चल रहा है, उसको बंद करें और हमारे असम के CTC टी पर एक GI टैग लगाए। और आज हमारे बस एक ही हमारी चिंता आज हमारे मन में है कि देश की जो आबादी है वो और युवा की तरफ बढ़ रही है। पूरा दुनिया आज उनके आबादी आज और वृद्ध की तरफ हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं को जिस प्रकार से शिक्षित होना चाहिए, उनके हाथ में जो कला होना चाहिए, उनके हाथ में जो हुनर होना चाहिए, वो आज भी नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जितना लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मिलना था, आज भी नहीं मिल रहा है। तो आज चाहे डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, नर्स हो, क्राफ्ट्समैन हो, होटल में काम करने वाला व्यक्ति हो, हमें स्किल ट्रेनिंग पे, स्किल एजुकेशन पे और ध्यान देना चाहिए। मिनिस्ट्री को उस हिसाब से शिक्षा पे, स्किल डेवलपमेंट पे और ध्यान देना चाहिए। ये बजट, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स सिर्फ बड़े कंपनियों का नहीं, सिर्फ बड़े उद्योगपति का नहीं, ये आम जनता का होना चाहिए। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं यहाँ पे अपना भाषण